नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सैल्यूट हीरोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। सीएम धामी ने राजधानी के गुचू पानी में पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। इसके तहत हम हर घर तिरंगा अभियान को हर व्यक्ति के घर तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने देश और राज्य के सभी बहादुर जवानों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारी और देश के हर व्यक्ति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सीएम धामी ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इससे हर भारतीय जुड़ाव महसूस करता है, जिसके कारण हम हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी हिस्सा लिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से ज्यादा सक्षम और सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश और कीर्ति संपूर्ण विश्व के अंदर फैल रही है। हर प्रकार से आज सेना भी हमारी तेजी से केवल एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में जिस तेज गति से बढ़ रही है। एक समय था कि हमारा एक बहुत बड़ा जो बजट था वो केवल रक्षा के आयात में लग जाता था। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व के कारण, दूरदर्शी सोच के कारण से अब आयात की जगह हम निर्यात में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी सेना और हमारे रक्षा के उपकरण अब दूसरे देशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। जहां हमारी सेना आज सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों और उनके परिवारों को मिल रही सुख सुविधाओं के प्रति भी विशेष रूप से उसकी चिंता कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि आज हमारे सैनिकों का मनोबल भी आज बहुत बड़ा हुआ है, हर प्रकार से बड़ा हुआ है। दुश्मन को मात तो हमने हमेशा दी, कोई भी युद्ध हुआ हो। और किसी सेना की जब हम बात करते हैं तो भारत की सेना विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना हमेशा रही है। हमेशा अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम ये हमारी पहचान रही है। लेकिन नेतृत्व कमजोर होने के कारण से बहुत बार हमको पीछे हटना पड़ा। सितारगंज कोतवाली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हाथों में मिट्टी और झंडा लेकर कोतवाली के समस्त स्टाफ को शपथ दिलाई गई। साथ ही कोतवाली परिसर में स्टॉल लगाकर ध्वज का वितरण भी किया गया। तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। सितारगंज में भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां कोतवाली में स्टाफ को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही स्टॉल लगाकर तिरंगे का वितरण भी किया गया। प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। भारी बारिश से कई गांवों के जिले से संपर्क कट गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम अधिकारियों ने कोटाबाग के आपदा प्रभावित अमगढ़ी और अखोलडूंगा डॉक्टर परेवा का दौरा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन जल्द करने के निर्देश दिए। पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य ने बताया कि इस संबंध में शासन और मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। पूर्व विधायक संजीव आर्य ने प्रशासन से राजस्व और कृषि विभाग के संयुक्त सर्वे के बाद उचित मुआवजा राशि ग्रामीणों को देने तथा जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं जिनको राहत राशि नहीं मिली है उनको राहत राशि प्रदान करने की बात कही। हालात जो देखने को मिले हैं वो बहुत चिंतनीय है। और विशेष रूप से अगर हम ओखलढूंगा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से त्रासदी देखने को मिल रही है वो बहुत चिंताजनक है। आज भी लोग डर के साये में रह रहे हैं और जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके के हालात हैं, प्रशासन के स्तर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारी तो आए, लेकिन जिस तरीके से बुनियादी स्तर पर उनको राहत पहुँचाने का काम प्रशासन के द्वारा होना चाहिए था वो कहीं मौके पर देखने को नहीं मिल रहा है। ज़मीनें लोगों की बिल्कुल जमींदोज हो गई हैं। जो खेती की ज़मीनें थीं, जिसके सहारे उनकी आजीविका चलती थी, वो खेती आज कहीं पर दिख नहीं रही है।
5 सितंबर को उत्तराखंड की ने रंजीत दास को बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था। उसके बाद 2022 का विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाना था, लेकिन वो हार गए थे। बागेश्वर उपचुनावों के लिए 3 नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था। उन्हें लगता है कि रंजीत दास को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो भाजपा में गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और उन्होंने बीजेपी से इसका बदला लेने की ठान ली है। अभी जानकारी मिली है कि रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके। तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था, जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पर भरोसा न होने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मना रही है, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड में भी विभीषिका दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। जिसमें पहला कार्यक्रम इंडोर होगा, जिसमें गोष्ठी के साथ ही कार्यकर्ताओं को बंटवारे के दौरान के एक लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की जाएगी और जो परिवार शरणार्थी बनकर इधर से उधर पहुंचे, जिन्होंने इस दंश को झेला, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं के द्वारा तख्ती लेकर रैली निकाली जाएगी और इस कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्मृति दिवस जो है पूरे देश के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मनाती है, पूर्व में मनाती है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हम लोग इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस पर अपना एक इंडोर कार्यक्रम होने वाला है, जिस पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी जो आपातकाल के समय पर निर्दोष लोगों को मारा गया, जिस प्रकार की तत्कालीन सरकारों ने इस बंटवारे में सहभागिता की और उसके कारण उसका परिणाम पूरे अखंड भारत को झेलना पड़ा, उस सब की वो जो उस किस्म का भयावह दृश्य था, उसको उस दृश्य को एक बार पुनः इस देश के देशवासियों को उसका स्मरण कराने के लिए ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर ली है। संगठन की ओर से पार्टी ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को बागेश्वर विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। हमारी तैयारी बूथ स्तर तक पूरी हो चुकी है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर संसदीय बोर्ड की बैठक में पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जा चुका है, जिस पर जल्द ही केंद्र के द्वारा नाम की घोषणा हो जाएगी और इस पर बागेश्वर विधानसभा का चुनाव हम पहले से अधिक मतों से जीतेंगे। इसके लिए पार्टी ने 90% मत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। दुर्भाग्य था कि वहाँ के हमारे स्वर्गीय मंत्री चंदन राम दास जी की मृत्यु के कारण वहाँ उपचुनाव हुआ और ये सामाजिक एक प्रक्रिया थी संविधान की कि उस पर होना है, लेकिन अब 5 सितंबर को वहाँ चुनाव होना है और उस चुनाव को प्रभारी के नाते मैं देख रहा हूँ, वैसे तो पूरा संगठन हमारा उसको देख रहा है और उपचुनाव को लेकर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। और जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, उम्मीदवार पर भी हमने कल अपनी कोर कमेटी की बैठक पैनल इत्यादि बन गए। पैनल इत्यादि केंद्र को जाएगा, केंद्र में जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा, उसके आधार पर हमारा 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। हमारी तैयारियाँ पूरी हैं और हमने वहाँ प्रत्येक बूथ तक, वहाँ 188 बूथ हैं उस विधानसभा के अंदर, और हमने पूरी तैयारियाँ कर रखी है। वहाँ हमारा संगठन बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साल के 365 दिन चुनाव मूड में रहता है। दुर्भाग्य था कि
भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून महिला मोर्चा मसूरी ने हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया। मसूरी स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, प्रदेश महामंत्री गीता रावत ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषाओं में सांस्कृतिक और लोक गीत प्रस्तुत किए हैं, जिसने सभी के मन को मोह लिया है। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं दी। हमारे उत्तराखंड में शिव की भूमि है और जो तीज का त्यौहार होता है ये शिव और पार्वती का मिलन का त्यौहार है। तो इसको महिलाएं बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं और सभी बहनें एक दूसरे के लिए बधाई देती हैं, शुभकामना देती हैं कि आपका सुहाग हमेशा अमर रहे और हमेशा शिव पार्वती जैसे जो प्यार और प्रेम है वो बना रहे है। और हमारा महिला मोर्चा बिल्कुल तत्परता के साथ लगा हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड सबसे पहले मैं सभी मातृशक्ति को हरियाली तीज उत्सव की बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारे आज तीज महोत्सव मनाने का कार्यक्रम यह है कि जिस तरह से आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ शिव जी ने पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए भोलेनाथ की जो तपस्या की थी, आज के दिन शिव जी ने उनको अपनाया था। और जिस परिवेश में हरियाली तीज मनाई जाती है भाद्र पक्ष के उसमें, तो हमेशा भादों के महीने में ये त्यौहार आता है और महिलाओं के लिए विशेष उत्साह रहता है कि महिलाएं अपना सुहाग इसी तरह जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी है इसी तरह सबकी जोड़ी बनी रहे, सुहाग बना रहे। ये सब हरियाली और खुशियाँ सबके जीवन में हमेशा उतर के आएँ। पौड़ी जिले के कोडिलिया मैदान में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के लिए जिला स्तरीय ट्रायल की द्वितीय चरण का समापन हो गया है। यह ट्रायल जिला क्रीड़ा अधिकारी पौड़ी अनूप बिष्ट की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था। इसका पहला चरण कोटद्वार में आयोजित किया गया था, जिसमें निकट के ब्लॉकों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जबकि द्वितीय चरण के अंतिम दिन पोखड़ा, एकेश्वर और श्रीनगर के 79 छात्र और 83 छात्राओं द्वारा हिस्सा लिया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी पौड़ी अनूप बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के जिला स्तरीय ट्रायल में 503 बालक और 493 बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनका मूल्यांकन कर 300 खिलाड़ियों को चयनित कर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत जो छात्रवृत्ति योजना का जो हमने चयन ट्रायल जिला स्तरीय चयन ट्रायल किया था, ये हमने 2 चरणों में किया था। पहले चरण में हमने 3 दिन हमने किया था हमने कोटद्वार में और 3 दिन हमने पौड़ी में, क्योंकि विगत जो वर्ष हमने ये जिला स्तरीय ट्रायल हमने केवल पौड़ी में कंडक्ट किया था, क्योंकि कई लोगों की ये समस्या थी कि और आप देख ही रहे हैं बारिश का भी सीज़न था, तो उस वजह से हमने ताकि कुछ ब्लॉकों को हमने कोटद्वार शिफ्ट किया, कुछ ब्लॉकों का हमने यहाँ पे किया। तो इस प्रकार हमने जैसे 7, 8, 9 को हमने कोटद्वार में आयोजित किया, 10, 11, 12 हमने पौड़ी में, जिसमें हमने प्रत्येक दिवस हमने 3 ब्लॉक को चयन प्रक्रिया में शामिल किया। तो कितने बच्चों को सेलेक्ट किया होगा? देखिए, इसमें जो हमारी संख्या थी जो जनपद स्तर पर आना था, 1296 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग करना था, जो कि हर ब्लॉक के लिए एक जैसे कि हर वर्ग में 6 बच्चों ने प्रतिभाग करना था। इस प्रकार से हर ब्लॉक से हमने 72 बच्चों का ये माननीय चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक अज्ञात साइबर ठग ने पीड़ित को फोन करके उनके बेटे द्वारा किसी का एक्सीडेंट कर देने की सूचना दी गई और सेटलमेंट के लिए वह पैसे दे व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनके बेटे की आवाज में बात की गई। और इस पूरे मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात द्वारा फोन कर बेटे के एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर सेटलमेंट के नाम पर 6,40,000 रुपए की ठगी की गई। वहीं पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया है।
देखिए, ये एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना बसंत विहार में, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनके पास एक फ़ोन कॉल आई थी फ्रॉड स्टोर्स से, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया था कि उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद कतिपय नंबरों से उनको जो है ग्रुप व्हाट्सएप कॉल में जोड़ते हुए उनके बेटे की आवाज़ में बात भी करवाई गई थी, जिसके बाद सेटलमेंट के नाम पर उनसे लगभग 6.5 लाख रुपए ले लिए गए हैं। इसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, ये एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना बसंत विहार में, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा बताया देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिस शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश भी दिए। इस निर्देश पर एसएसपी देहरादून ने एक टीम गठित की थी। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि गिरोह का सरगना इमरान नाम का एक वकील है। उसने संतोष अग्रवाल और दीपचंद अग्रवाल, 2 चचेरे भाइयों के नाम पर लगभग 12.5 एकड़ जमीन जो रायपुर थाना क्षेत्र में टी स्टेट की भूमि थी, उसकी हेराफेरी की है। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात एक पीआरडी जवान डालचंद की मदद से इस जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने आरोप संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल और डालचंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वकील इमरान अभी भी फरार है। इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें रवाना हुई हैं। माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी से देहरादून जमीन फर्जीवाड़े में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो सरगना है इमरान नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ मतलब व्यावसायिक रूप से वकील है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इमरान के माध्यम से ही, इमरान बेसिकली बिजनौर का रहने वाला है और इसकी अच्छी जान पहचान जो है सहारनपुर में थी। इन्होंने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल, दोनों आपस चचेरे भाई हैं, उन दोनों के नाम पर लगभग जो है 12.5 एकड़ ज़मीन जो चक रायपुर में जो टी स्टेट के लिए आवंटित थी, उसका हेर फेरी किया। इन्होंने लगभग जो है 19 हेक्टेयर ज़मीन के इसको 12.5 एकड़ को जोड़ करके फौज तरीके से मतलब रजिस्ट्री कॉपी तैयार करके और सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। और इससे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एक डालचंद एक पीआरडी जो 2011 से वहाँ काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी जाता है, काम करता है, फिर उसको निकाल ऐसा करते हैं। जो सरगना पौड़ी जिले के कलजी खाल विकासखंड के कपोलस्यू पट्टी के अंतर्गत क्यावर्षण महादेव मंदिर के समीप नगरपालिका पौड़ी द्वारा कांजी हाउस संचालन की कवायद पर सिलेत गांव में ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। इस विरोध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। सिलेत गांव के क्यार्क सैंड में प्रशासन द्वारा नगरपालिका को भूमि आवंटन किए जाने पर ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि ग्रामीणों का खेल मैदान है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इस जगह पर पहले से ही एक गोधाम मौजूद है, जिसमें निराश्रित गाय रखी गई हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का एक ज्ञापन मुझे दिया गया और उसमें एसडीएम से जांच आख्या प्राप्त की जा रही है। इस पर्टिकुलर मैटर में जितनी भी हमारी गाय हैं, गायों को अभी जो नया शासनादेश है, उस क्रम में हम लोग नई ज़मीनें आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोगों ने मांगा है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ गायों के या गौवंश को रखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे हम लोग प्रपोजल्स भी मांग रहे हैं। तो जल्दी ही सिस्टमेटिक तरीके से गायों या जो हमारे निराश्रित गौवंश है उसको मैनेज करने के लिए हमारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि सिलेत गांव में क्रिकेट मंदिर है और जिस सूत्रों से मुझे पता लगा है कि वहाँ पर नगर पालिका ये कांजी हाउस बनाने की बात चल रही है, जिसका हम पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी का विरोध करते हैं, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे ऑलरेडी एक गौदाम बना हुआ है। तो इस संबंध में आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया और उन्हें हमने निवेदन ये रहा कि साहब इस काम को रुकवा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे खेल मैदान है वहाँ पर हम लोग जागरण करवाते हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं शिवालय भी है, शिव जी का मंदिर है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।